गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि हमारे सभी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए देखते हैं आज अपने जो करंट अफेयर्स हैं आज के, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं, उन्हें हम अपने गौर तरीके से इनको समझते हैं और इनकी चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ हमारी क्या है। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित। फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, जो उसमें न्यायाधीश होते हैं। उनसे संबंधित कुछ बातें इस न्यूज़ में हैं। जो पहली बात इसमें बताई गई है, वो पहली बात ये है इम्पोर्टेंट, कि संविधान का जो अनुच्छेद 124 है, उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके वेतन, उनकी आयु और उनके संबंध में बातें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं, पहला सारी बातें हम एक एक करके देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु होनी चाहिए, वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के पश्चात ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के करने के बाद की जाती है जिनसे आवश्यक समझता है, और न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, इसमें न्यूज़ में एक सिस्टम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम की अध्यक्षता सीजेआई द्वारा की जाती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। जो कोलिजियम सिस्टम है, इसमें इसकी अध्यक्षता जो होगी वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम की अध्यक्षता सीजेआई द्वारा की जाती है, और इसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के कोलिजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश, उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तो इस प्रकार से इसका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से कोलिजियम अपना जो उत्तराधिकारी है, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो अपने उत्तराधिकारी का नाम राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और उस कोलिजियम की सलाह पर ही राष्ट्रपति उस हमारे यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई को नियुक्त करते हैं। सिंपल टर्म्स में देखें तो इसी प्रकार हमारे यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करें तो इसके जैसे कि हमने भी देखा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विषय में आपके अनुच्छेद 124 में बताया गया है। उसी प्रकार से जो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके विषय में 217 में कहा गया यह कहता है कि न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यानी 3 व्यक्तियों का संगम होगा, यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, परंतु जो सीजेआई है और राज्यसभा के राज्यपाल हैं, उनके परामर्श से होगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त आयु है वो 65 वर्ष थी, और जबकि यहाँ उच्च न्यायालय में ये 62 वर्ष है। परामर्श प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश एवं कोलिजियम द्वारा की जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जो परामर्श है एक तरीके से कोलिजियम द्वारा की जाती है, ताकि वो कोलिजियम किसी एक व्यक्ति या एक न्यायाधीश का नाम दे करके उसे नियुक्त करते हैं, जिसमें सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं इस कॉलेजियम में। यह प्रस्ताव 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है।
सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को इस प्रस्ताव को राज्यपाल के पास भेजने की सलाह देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है और ये उनका कॉलेजियम सिस्टम है। इस समय फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 34 न्यायाधीश हैं और इनमें से एक जो है आपके यानी -1 33 आपके न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस प्रकार से चलते हैं हम अगले न्यूज़ की तरफ अपने। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स त्रिपुरा के विषय में। त्रिपुरा में कई आदिवासी जो संगठनों ने क्षेत्रों में विदेशी समुदायों के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग के लिए हाथ मिलाया। टिपरा मोथा यानी टिपरा इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस यानी और IPFT इंडिजियनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने इस उद्देश्य के लिए एक राजनीतिक दल का गठन किया है। मांग इसमें देखें क्या क्या है। पार्टियां उत्तर पूर्वी राज्य के स्थानीय समुदाय के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के रूप में एक अलग राज्य की मांग कर रही हैं। वे चाहते हैं कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत एक अलग राज्य बनाए। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों में त्रिपुरा, टिपरा और टिप्रास सबसे बड़ी हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम से कम 5.92 लाख त्रिपुरी, उसके बाद ब्रू या रियांग और जमातिया हैं। तो इस प्रकार से ये लोग एक टिपरा लैंड की मांग कर रहे हैं और देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से एक नए राज्य को बनाया जा सकता है। ये संविधान में इसका क्या प्रावधान है, इसको अगली न्यूज़ में हम देखते हैं। अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 में संसद कानून बनाकर नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकती है जो वह ठीक समझे। हालांकि संसद कानून पारित करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकती, यानी संसद एक कानून पारित करके केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकती। यह कार्य केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है। सिक्किम जैसे राज्य पहले भारत के भीतर नहीं, अनुच्छेद 2 के तहत देश का हिस्सा बनाया गया और अनुच्छेद 3 इसके तहत संसद को नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के परिवर्तन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो इस समय हमारे लिए 2 अनुच्छेद संविधान के इंपॉर्टेंट हैं, 2 और 3। 2 के अंतर्गत नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना ऐसे नियमों और शर्तों पर कर सकता है जो ठीक समझे। हालांकि केंद्र सरकार जो होती है वो या संसद है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना सकती। और अनुच्छेद 3 में बताया गया है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों में परिवर्तन करने का कानून का अधिकार देता है। तो इस प्रकार से ये न्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक समिति चर्चा में है जिसे लोक लेखा समिति कहा जाता है, ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। लोक लेखा समिति ने अपने 100 वर्ष पूरा कर लिए हैं। 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अन्य 2 समितियां प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति हैं। यानी यदि हम देखें तो ये जो लोक लेखा समिति है वित्तीय समिति है और वित्तीय समितियां 3 प्रकार की 3 होती हैं। एक है आपकी लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति, तीसरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इन 3 में से लोक लेखा समिति ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो संसदीय समितियां अनुच्छेद 105 संसद
सदस्यों के विशेष अधिकार और अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने के अधिकार से शक्तियां प्राप्त करती हैं। अब इनकी स्थापना कैसे हुई, क्या हुआ? लोक लेखा समिति को वर्ष 1921, जब भारत देश आजाद नहीं था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित किया गया, जिसे मोर्ट-फोर्ड सुधार में भी कहा जाता है। मोर्ट-फोर्ड सुधार, इसको मोर्ट-फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के 308 के तहत किया जाता है। समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। गौरतलब है कि चूंकि यह समिति कार्यकारी निकाय नहीं है, अतः यह केवल ऐसे निर्णय ले सकती है जो सलाहकार की प्रकृति के हों और इसमें वर्तमान में केवल एक वर्ष की अवधि के साथ 22 सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 7 सदस्य शामिल होते हैं। यानी लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 15 चुने जाते हैं और राज्यसभा के द्वारा 7। तो और इसका उद्देश्य क्या है, देखते हैं। इसे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था कि संसद द्वारा सरकार को दिया गया धन, यानी सरकार को दिया गया धन विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए। केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री को इस समिति के सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी जो भी व्यक्ति या मंत्री सरकार में होते हैं, उन्हें इसके द्वारा चुना नहीं जाता और ये खास करके संसद द्वारा सरकार को दी गए धन की विशिष्ट और निश्चित मद पर ही खर्च किया जाए, इसका ध्यान रखती है। कार्य क्या है इसके देखते हैं जरा। सरकार के वार्षिक वित्तीय लेख को, यानी सरकार का जो वार्षिक वित्तीय लेखों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना, सदन के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेख हैं जिन्हें समिति ठीक समझे, सिवाय ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो सार्वजनिक उपक्रम समिति को आवंटित किए गए हैं। सरकार के विनियोग लेखों पर भारत के नियंत्रण महापरीक्षक यानी सीजीए के प्रतिवेदनों के अलावा समिति राजस्व प्राप्तियों, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा और वित्तीय निकायों के लिए लेखा पर नियंत्रण और महालेखा परीक्षण के विभिन्न लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों की जांच करना। यह समिति सरकार द्वारा अत्यधिक खर्च के साथ साथ गलत आकलन या प्रक्रिया में अन्य दोषों के कारण हुई बचत की भी जांच करती है। एक संसद द्वारा सदस्य में उठाए गए प्रश्न को राष्ट्रहित को देखते हुए अस्वीकार कर दिया गया। फ्रेंड्स, अगला न्यूज़ हमारा चल रहा है, क्योंकि इस समय संसद हमारे यहाँ शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देखते हैं। एक संसद सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न को राष्ट्रीय हित को देखते हुए अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा पिछले कुछ सत्रों में संसद सदस्यों द्वारा प्रायः यह आरोप लगाया जाता रहा कि उनके प्रश्नों को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं, जरा देखते हैं। प्रश्न पूछने का अधिकार। दोनों सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों को तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्य के प्रश्नों के रूप में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक बैठक का पहला घंटा, यानी जब बैठक शुरू होती है उसका पहला घंटा आमतौर पर दोनों सदनों में प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए समर्पित होता है तथा इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। यानी संसद जब बैठती है तो उसका पहला समय प्रश्नकाल कहलाता है। राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के पास यह तय करने का अधिकार है कि कोई प्रश्न या भाग सदन के मानदंडों के तहत स्वीकार्य है या नहीं, और वह किसी भी प्रश्न या प्रश्न के किसी भाग को अस्वीकार कर सकता है। तो देखते हैं इसको आगे कि प्रश्नों की किस तरह से श्रेणियां होती हैं। तो अभी हमने देखा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्नों की श्रेणियां हैं। पहला है तारांकित प्रश्न,
तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इनके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अल्प सूचना के प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर पूछा जाता है और इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 यानी 75 के तहत संसद में प्रश्न पूछना सदन के सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। यानी अनुच्छेद 75 के तहत कोई सदस्य अपना सवाल पूछ सकता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसद में प्रश्नकाल एक अलग स्तर का पर होता है। यानी जो प्रश्नकाल होता है यह एक अलग स्तर पर होता है। एक प्रकार से प्रत्येक प्रश्नकाल इस अर्थ में प्रचलन में प्रत्यक्ष प्रकार के लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है कि लोगों का प्रतिनिधि शासन के मामले में सरकार से सीधे सवाल करना और सरकार सदन में सवाल के जवाब देने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार से संबंधित अधिकारियों को भी एक सही कारण बताना चाहिए कि किसी प्रश्न को अस्वीकार क्यों किया जाना चाहिए। इस सदन के विशेषाधिकार के कारण आरटीआई के माध्यम से भी इस कारण तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो इस प्रकार से देखते हैं हम लोग, ये न्यूज़ भी हमारी संसद से ही है। तो ऊपर हमने देखा कि प्रश्नों की किस प्रकार से प्रकृति होती है। जैसे कि ये आपको मैंने बताया कि सबसे पहला तरीके का प्रश्न होता है जो आपका वो तारांकित प्रश्न होते हैं, दूसरे अतारांकित, तीसरा अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसमें मौखिक उत्तर दिया जा सकता है और उसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जबकि अतारांकित में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है और इससे के लिए इनके बाद प्रश्न पूछना नहीं जा सकता, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अल्पसूचक के लिए कम से कम 10 दिन पहले उसको नोटिस दिया जाता है और उसके बाद उत्तर मौखिक दिया जाता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 75 के तहत है। तो अगली न्यूज़ भी संसद से ही है। राज्यसभा ने संविधान की प्रस्तावना में, जो राज्यसभा ने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने के लिए निजी सदस्य विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने की अनुमति देने का अपना निर्णय सुरक्षित रखा। विधेयक प्रस्ताव में दिए गए शब्दों यानी स्थिति और अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को स्थिति और पैदा होने, पोषण प्राप्त करने, शिक्षित होने, नौकरी पाने के अवसर की समानता और सम्मान के साथ व्यवहार यानी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस and of opportunity to be born, to be fed, to be educated, to get a job and to be treated with the dignity से प्रतिस्थापित करने की मांग करता है। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है फ्रेंड्स। ये वो प्राइवेट मेंबर बिल वो व्यक्ति लाते हैं जो मंत्री नहीं होते, जो सरकार में नहीं होते हैं, वो व्यक्ति प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं। और ये बिल कहता है कि प्रस्तावना में चेंज करना है किसकी जगह पर, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को, इसको बदलना है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी born, to be fed, to be educated, to be get job and to be treated with dignity से प्रतिस्थापित करने की मांग की है। तो इस तरह से इस न्यूज़ का ये कहना है कि प्राइवेट मेंबर बिल में निजी सदस्य ने ये मांग की कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की जगह इन शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो देखते हैं फ्रेंड्स प्रस्तावना में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। प्रस्तावना की संशोधनीयता संविधान के एक भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्ताव की मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकते हैं, यानी संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। संविधान की संरचना प्रस्तावना के मूल तत्वों पर आधारित है। अभी तक 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, यानी प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और इसे 3 नए शब्द जोड़े गए। जैसा पहला है समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष
और तीसरा अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तब से अभी तक संविधान की इस प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, न कोई संशोधन किया गया। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें थोड़ा बताया गया, अभी हमने एक बात कही थी कुछ विधेयकों की, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक, यानी प्राइवेट मेंबर बिल एंड गवर्नमेंट बिल। तो सरकारी विधेयक क्या होता है और निजी विधेयक क्या है, हम थोड़ा सा इनको देखते हैं, इनमें अंतर किस प्रकार से है। इसे संसद में एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो एक सरकारी विधेयक होता है वो एक मंत्री द्वारा, यानी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जबकि यह मंत्री के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो निजी विधेयक होता है वो किसी भी व्यक्ति जो सदस्य है मंत्री न होने के अलावा उनको के द्वारा पेश किया जाता है। यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो सरकारी विधेयक होता है ये सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, यह विपक्ष की नीतियों को प्रदर्शित करता है। संसद में इसके पारित होने की संभावना अधिक होती है, संसद में इसके पारित होने की संभावना कम होती है। संसद द्वारा सरकारी विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकारी विधेयक को संसद में पेश होने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए, 7 दिनों का। इस विधेयक को पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस होना चाहिए। इससे संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। इसे संबंधित सदन सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से अंतर है प्राइवेट मेंबर बिल में और गवर्नमेंट के बिल में, दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली योजना है हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कला संस्कृत विकास योजना। ये जो हाल ही में संस्कृत मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है जिसको कहा गया कला संस्कृत विकास योजना के तहत बौद्ध या तिब्बतीय संस्कृत और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु एक योजना है ये। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में, जिस देश का हमारे चाहे जिस हिस्सा हो, वहाँ पर बौद्ध तिब्बती संस्कृत परंपरा के प्रचार और विकास में लगे मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध तिब्बती संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक संगठन के लिए वित्तीय पोषण की राशि प्रतिवर्ष 30 लाख रुपए है। प्रमुख बिंदु, कला संस्कृत विकास योजना देश में कला और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत मंत्रालय के तहत एक अम्ब्रेला योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। मंत्रालय KSVY के तहत कई योजनाएं लागू करता है जहां कार्यक्रमों गतिविधियों के आयोजन के लिए अनुदान स्वीकृत अनुमोदित किया जाता है। और कला और संस्कृत को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता योजना, संस्कृत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना, अमूर्त संस्कृत विरासत की सुरक्षा के लिए योजना, जिसके उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र यानी यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृत संगठन यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 13 अमूर्त संस्कृत विरासत को बढ़ावा देना है। तो इस तरह से ये न्यूज़ भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो इज लाइक टू यू देन लाइक एंड सब्सक्राइब योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।